नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को पूरी तरीके से पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद हर क्लास के बाद उसको रिवाइज करने का भी प्रयास किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि हमारी क्लासेस जो चलेगी वो दोनों ही स्तर पर हम काम करेंगे, यानी पढ़ा हुआ हमको याद रहे जिससे आपका आत्मविश्वास विकसित होगा। साथ ही साथ हम किस तरीके के प्रश्नों को करें या फिर प्रश्न अनेक प्रकार के आते हैं, उन अनेक प्रकार के प्रश्नों को भी अगर हम डील कर लें तो हमारा जो संपूर्ण एक तैयारी है, जो सिलेक्शन की जो रणनीति है, उस रणनीति पे हम खरे उतर सकते हैं। बहुत माइंड चेंज या फिर कहें कि गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए कि आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करेंगे हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो प्रश्नों की श्रृंखला है उस पर, और जो आपने पढ़ा है अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम को, उस आवश्यक वस्तु अधिनियम से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर, कथन कारण, कूट वाले, जोड़ी मिलान वाले, केस स्टडी वाले, बहुत सारे प्रकार के क्रम वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को डील करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, चूंकि यहां पर कमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक काम करिएगा। इस वीडियो में, आज का जो वीडियो हम डील करने वाले हैं, इसमें टोटल 25 प्रश्न होंगे। तो आप इस तरीके से एक बना लीजिएगा। यहां पर लिखिएगा प्रश्न संख्या, यहां पर लिखिएगा आपका उत्तर क्या है, उत्तर, और यहां पर लिखिएगा क्या आपका उत्तर सही हुआ या गलत हुआ। अगर सही हुआ बता देता हूं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखा, इसके लिए आपने अपना उत्तर लिया सी या बी, जो भी लिया, सी ले लिया। अब जब मैं इसको बताऊंगा उसके बाद देखिएगा क्या सही हुआ तो सही लिखिएगा और गलत हुआ तो गलत। वैसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उत्तर हुआ ए, तो फिर यहाँ पे अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। इस प्रकार से बनाइएगा और बनाने के बाद कागज में बना के रखिएगा। और बनाने के बाद जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। इसीलिए व्हाट्सएप में भेजने की बात कर रहा हूं ताकि मैं ये देख सकूं या जान सकूं कि जो मैंने पढ़ाया उस पर मैं खरा उतर पाया या नहीं उतर पाया, आप लोगों को चीजें याद है कि नहीं, आगे आने वाले क्लासेस में मुझे और किस तरीके से मेहनत करना है या फिर आपको कितना मेहनत करना है, ये सारी चीजें आप जान सकेंगे, मैं भी जान सकूंगा। तो चीटिंग मत करिएगा, जो सही है वही लिखिएगा और लिख करके भेजिएगा। क्योंकि अगर आप गलत लिखेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा और मेरे लिए भी होगा, क्योंकि मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर उसके बाद। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि धारा 3 क के अनुसार खाद्य पदार्थों पर स्टॉक सीमा किस परिस्थिति में लगाई जा सकती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्या होगा सही उत्तर। जैसा मैंने बताया था, पेपर में आप बना लीजिए, पेपर में बनाने के बाद उसमें लिख लीजिए और लिखने के बाद सही स्थिति तक पहुंचिए, यानी सही उत्तर तक पहुंचिए। अब हम इस पर थोड़ा सा डिटेल करते हैं। देखिए, 2020 में एक संशोधन हुआ, इसके विषय में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। 2020 में जब संशोधन हुआ, इससे पहले केंद्र सरकार के पास ये शक्ति थी कि वह अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, कुछ वस्तु जैसे जिसमें क्या क्या चीजें थी, दाल था, आलू था, प्याज था, अनाज था, खाद्य तिलहन और तेल। कौन कौन सी चीजें? दाल, आलू, प्याज, अनाज, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल। इन सभी वस्तुओं पर 2020 से पहले केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति थी कि केंद्र सरकार इन वस्तुओं को भी चाहे तो रेगुलेट कर सकती थी किसी भी परिस्थिति में। जैसे इसका मूल्य बढ़ा तो उसने कहा कि स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी, मूल्य घटा तो स्टॉक सीमा को हटा दिया। लेकिन 2020 में जब संशोधन हुआ तो इस संशोधन में बताया गया कि जो मूल्य वृद्धि होगा, मतलब जब मूल्य वृद्धि के आधार पर अगर आपको
स्टॉक सीमा निर्धारित करना है तो 2020 के बाद आप नहीं कर सकते। अब आप स्टॉक सीमा अगर आपको निर्धारित करना है तो कुछ परिस्थितियों में कर सकते हैं, जैसे अकाल हो, युद्ध हो, असाधारण कीमत वृद्धि हो या प्राकृतिक आपदा हो। तब सामान्य तौर पर मूल्य मतलब कीमत में वृद्धि है तो नहीं कर सकते। ये पहले जो था केंद्र सरकार के पास ये अधिकार थे कि सामान्य कीमत वृद्धि पर भी वो इस तरीके की स्टॉक सीमा निर्धारित कर देती थी, लेकिन वो चीज 2020 के बाद समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप देख लीजिए आपका सही हुआ या गलत हुआ। अगर सही हुआ तो वहां पे सही टिक लगाइए और गलत हुआ तो गलत टिक लगाइए। और मूल्य वृद्धि के विषय में भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि कीमतें 12 महीने की तुलना में अगर खाद्यान्न उद्यान उत्पादन है तो 100% की वृद्धि होनी चाहिए, और अन्य कृषि वस्तुएं हैं तो 50% की मूल्य वृद्धि है, तब असाधारण कीमत वृद्धि मानी जाएगी। ऐसे सामान्य तौर पर नहीं मानी जाएगी। पहले सामान्य तौर पर भी इसका उपयोग कर लिया जाता था। कहता है किस धारा में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश निष्पादन हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है? कौन सी धारा है? जल्दी से उत्तर लिखिए अपना। शक्तियों के प्रत्यायोजन के विषय में धारा 5 में बात कही गई है, और धारा 5 शक्तियों के प्रत्यायोजन के विषय में दो बातें कहता है। पहला बात क्या कहता है कि अगर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना है, यानी इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब आप लोग लिखे होंगे, अगर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना है तो केंद्र सरकार दो तरीके से शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। प्रत्यायोजन मतलब शक्तियों को, अपनी शक्तियों को किसी और को सौंप सकती, डिलीवर कर सकती है कि मेरी ये जो पावर थे अब आप उपयोग करेंगे। किस प्रकार से? तो केंद्र सरकार दो तरीकों से कर सकती है। पहला, जो केंद्र के अधिकारी हैं उन केंद्र के अधिकारियों को दे सकती है, या दूसरा नंबर पॉइंट है, इसको क और ख दो पॉइंट में मैंने बताए थे, तो ये क नंबर पॉइंट है कि केंद्र सरकार के कोई अधिकारी को दे दिया, और ख नंबर पॉइंट क्या है कि राज्य सरकार को दे दे, स्टेट गवर्नमेंट को, या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को दे दे। दोनों ही चीजों किया जा सकता है शक्तियों के प्रत्यायोजन के विषय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 5। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें पूछा है निम्न में से किस प्रक्रिया का क्रम सही है? जब कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करता है तो कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे कैसे उसका मतलब इसमें क्रम से सजाना है, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करता है तब की स्थिति में क्या होगा, आप पहले उत्तर देख लीजिए, मतलब उत्तर लिख लीजिए, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो सबसे पहला क्या होगा कि जो भी आवश्यक वस्तु के विषय में अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है उसके विषय में सबसे पहले तो सूचना प्राप्त होगी। किसको? या तो सरकार को सूचना प्राप्त होगी, या सरकार के किसी प्रतिनिधि को सूचना प्राप्त होगी, किसी अधिकारी को सूचना प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो सूचना की प्राप्ति होगी। दूसरा नंबर होगा कि वो अधिकारी, वो प्रतिनिधि जांच करेगा कि या ये सूचना सही है या गलत है। तो अगर उसको लगता है प्रथम दृष्टया कि यह सूचना सही है तो फिर वो जांच मतलब सही है, तब फिर क्या करेगा, वो गिरफ्तारी करेगा। यानी ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। यानी पहले 1 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3 के बाद आ जाएगी गिरफ्तारी 2, और 2 के बाद आ जाएगा 4। ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? ठीक, चलिए। अभियोग का दर्ज करना मतलब केस दर्ज किया जाना, कहां पर? न्यायालय में। ठीक, चलिए। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान है ना, आपको याद होगा कि इसमें ये जो अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसके जो अपराध हैं वो अपराध कैसे अपराध हैं? संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाते हैं, और साथ ही साथ
गैर जमानतीय भी हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और गैर जमानतीय क्या है, इसके विषय में भी हमने क्लास में पढ़ा है। आगे प्रश्न आएगा तो उस पर भी डिटेल में बात कर सकता हूं मैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न घटनाओं को उनके विधायी प्रक्रिया में घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इसके विषय में मैंने पढ़ाया था। जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्लास किया था, उस इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने बताया था कि किस प्रकार से कोई अधिनियम बनता है, कोई विधेयक जो है वो अधिनियम में कन्वर्ट होता है, बिल जो होता है एक्ट में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, सबसे पहले वो संसद से पारित होता है, अर्थात ये हो जाएगा पहला नंबर। जब पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति उसको दी जाती है, तो ये हो गया दूसरा नंबर। यानी सबसे पहले एक आएगा, एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा, नहीं सबसे पहले दो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक आएगा। फिर क्या होगा, जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो फिर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा कि यह अधिनियम अब पारित हो चुका है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो 3 के जगह पे 3 ही आ जाएगा और अंतिम ऑप्शन आ जाएगा 4, अधिनियम का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसको देखते हैं। कहता है यदि कोई वस्तु शीघ्रता से नष्ट होने योग्य हो तो कलेक्टर को किस माध्यम से उसका विक्रय करने का अधिकार है। आप धारा 6 पढ़े हैं और धारा 6 में आपने देखा है कि कोई वस्तु जो आवश्यक वस्तु घोषित है, यदि उस आवश्यक वस्तु के विषय में कोई नियमों की अवहेलना होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो अधिकारी होता है वस्तुओं को जब्ती कर लेता है। और जब जब्ती कर लेता है, जब्ती करने के बाद वो यथाशीघ्र कलेक्टर को सूचित करता है। कलेक्टर फिर उस वस्तु के विषय में सोच विचार करते हैं कि क्या यह वस्तु जब्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु जब्त होने लायक है तो वस्तु जब्त कर ली जाती है। अब वस्तु जो जब्त हो रही है उसमें 3 प्रकार की चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी चीजें, पहला वो वस्तु शीघ्रता से नष्ट हो जाए, शीघ्रता से नष्ट हो जाए, जैसे पनीर जब्त किया गया जल्दी खराब हो जाएगा। कैसे, जैसे कोई सब्जी जब्त कर ली गई जल्दी खराब हो जाएगा, दूध जब्त कर लिया गया जल्दी खराब हो जाएगा, मशरूम जब्त कर लिया गया जल्दी खराब हो जाएगा। और ऐसा दूसरा क्या होगा जो दीर्घ काल तक चल सकता है, जैसे अनाज। और तीसरा एक और चीज जो जब्त किया जा सकता है वो किया जा सकता है क्या, वाहन। इस वाहन, जिस वाहन में वस्तु को लाया ले जाया जा रहा था, वो वाहन भी जब्त किया जा सकता है। तो यदि कोई आवश्यक वस्तु शीघ्रता से नष्ट होने योग्य हो तो कलेक्टर किस माध्यम से इसका विक्रय करेंगे, तो जो भी नियंत्रित कीमत पहले से होगी, अगर किसी अधिसूचना में उसकी नियंत्रित कीमत निर्धारित है तो वो होगा, या अगर नियंत्रित कीमत निर्धारित नहीं है तो फिर उसका क्या किया जाएगा, नीलामी किया जाएगा। और जब नीलामी कर लिया जाएगा तो जो भी पैसा आएगा उस पैसा का हकदार कौन होगा, पैसा का हकदार होगा वही मालिक। लेकिन मालिक पैसा का हकदार कब होगा, जब कलेक्टर ने इसके जब्ती के विषय में, यानी ये सही है या गलत है इसके विषय में अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, या वो अपील करता है और अपील करने के बाद उसे न्यायालय से राहत मिल जाती है कि इसका वस्तु का जब्त किया जाना गलत है, तब की स्थिति में जो पैसा होगा मालिक को मिल जाएगा। लेकिन मालिक को पैसा कितना मिलेगा, तो जितना भी नीलामी आदि में खर्च हुआ होगा वो पैसा काट करके मिल दिया जाएगा। याद आ गया होगा, आया होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूची का मिलान करना है। कहता है आदेश का उल्लंघन अगर होता है तब के विषय में कौन सी सूची मिली जाएगी। आदेश की गजट में अधिसूचना नहीं है, आदेश का पालन करने की मंशा नहीं है, कलेक्टर द्वारा जांच का क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। आप थोड़ा सा जोड़ी मिलाइए। सबसे पहले देखते हैं कि यदि कोई आदेश का उल्लंघन होता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। आदेश का उल्लंघन है तो उसको दंड मिलेगा।
दूसरा कहता है आदेश की गजट में अधिसूचना नहीं निकाली गई है तब अभियुक्त को दोषी नहीं माना जाएगा। अभियुक्त मतलब आरोपी को दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सूचना गजट में नहीं निकाली गई है इसका मतलब वह बात गलत है इस अधिनियम के अंतर्गत। कैसे माना जाएगा? आधार क्या होगा? तो आधार ही नहीं है तो इसका हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा। आदेश का पालन करने की मंशा नहीं है इसका मतलब ये आपराधिक दायित्व है यानी अपराध करना चाहता है। कलेक्टर द्वारा जांच मतलब जब्ती एवं अपील की प्रक्रिया शुरू। जब्ती और अपील की प्रक्रिया शुरू मतलब धारा 6 में हमने पढ़ा कि जब धारा 6 का में हमने पढ़ा था कि जो अधिकारी है वो वस्तुओं को जब्त कर लिया, कलेक्टर को सूचित किया, तो सूचित करने के बाद फाइनल जब्त जो किया है, जब्त मतलब अपने पास रखा है, अधिग्रहित करके रखा है, लेकिन फाइनल जब्ती कब होगी? जब कलेक्टर उसको अंतिम आदेश पारित कर देंगे जब्ती का, तब फाइनल जब्ती मानी जाएगी। और यह जब्ती सही है या नहीं है इसके विषय में धारा 3 ग में विकल्प दिया गया है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो जब भी अपील होगी यानी जब्ती हो गई है और तब उसके बाद ही अपील की प्रक्रिया शुरू होगी तो डी का हो जाएगा 4। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है तो इसको सही मान लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन वाला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बताइए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश का उल्लंघन एक दीवानी अपराध माना जाता है। दूसरा कहता है कलेक्टर द्वारा पारित जब्ती आदेश के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तीसरा कथन कहता है एक कार्यवाही में आवश्यक वस्तु के भंडारण और मूल्य नियंत्रण दोनों का उल्लंघन होने पर अलग अलग सजा हो सकती है। चलिए क्या हुआ? सबसे पहला देखते हैं पहला कथन। आप लोगों ने लिख लिया होगा कौन सा विकल्प होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश का उल्लंघन एक दीवानी मुकदमा है, दीवानी अपराध है। दीवानी अपराध मतलब जैसे जमीन जगह का अपराध होता है, 2 तरीके के अपराध होते हैं, एक दीवानी एक फौजदारी। फौजदारी मतलब अपराध, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, फौजदारी को बोलेंगे एक होता है सिविल ऑफेंस जिसको दीवानी मुकदमा कहते हैं, एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस जिसको फौजदारी मुकदमा कहते हैं। तो इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के मामले में जब अधिनियम की उल्लंघन होता है तो पुलिस क्या करती है? डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। तो डायरेक्ट गिरफ्तार मतलब संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि ये सामान्य तौर पर जो भी संज्ञेय अपराध होंगे वो क्या होंगे? फौजदारी मुकदमे होंगे, क्रिमिनल ऑफेंस माने जाएंगे। तो ये वाला कथन तो हो गया गलत। दूसरा कथन देखें, कलेक्टर द्वारा पारित जब्ती आदेश के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो सीधे उच्च न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। धारा 3 का ग कहता है, धारा 3 ग कहता है कि जब कलेक्टर द्वारा जब्ती आदेश पारित कर दिया गया तब की स्थिति में न्यायिक प्राधिकारी के पास, सामान्य तौर पर सत्र न्यायालय की बात करता है, न्यायिक प्राधिकारी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पास शक्ति है कि वो किसको इस अधिनियम के अपराधों को सुनने की शक्ति देता है। तो वो सामान्यतः सत्र न्यायालय को देता है जहां पर कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठता है। तो वहां पर इसकी अपील की जा सकती है, सीधे हाई कोर्ट की नहीं। केवल हाई कोर्ट लिखा है, गलत हो गया। तीसरा, एक ही कार्यवाही में आवश्यक वस्तु के भंडारण और मूल्य नियंत्रण दोनों का उल्लंघन होने पर अलग अलग सजा दी जा सकती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, सॉरी कथन से संबंधित प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न। कहता है केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु की मूल्य सीमा अधिसूचना द्वारा तय कर सकती है। बिल्कुल तय कर सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा कथन कहता है धारा 3(3)(c) का संबंध जो है कृषि उत्पाद के मूल्य निर्धारण से है। और तीसरा कथन कहता है मूल्य नियंत्रण आदेश केवल युद्धकालीन स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। तो यह कथन तो गलत हो गया, केवल युद्धकालीन स्थिति में नहीं, अकाल हो गया, कुछ भी हो गया,
सब जगह लागू किया जा सकता है, तो ये तीसरा कथन तो गलत हो गया। जब तीसरा गलत हो गया तो फिर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए उत्तर लिखिए अपना। पहला कथन कहता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को 2020 में एक संशोधन अधिनियम द्वारा आंशिक रूप से शिथिल किया गया। तो अभी इससे पहले ही हमने पढ़ा था कि जो आलू है, प्याज है, दाल है, अनाज है, इन सब के विषय में अलग से जो है अपडेट किया गया 2020 में कि अब इसमें जो भंडारण की सीमा है, उस भंडारण की सीमा को केंद्र सरकार खुद के मन से नहीं उपयोग कर सकती। उसके लिए वही उद्यान फसल है तो 100%, 12 महीनों में 100% बढ़ोतरी होना चाहिए, और अगर कोई अन्य कृषि उत्पाद है तो 50% बढ़ोतरी होना चाहिए कीमत में, तभी किया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध, आपातकालीन स्थिति आदि में किया जा सकता है। तो ये कथन तो हो गया गलत, सॉरी, ये कथन तो हो गया सही। क्यों? क्योंकि हाँ, थोड़ा सा शिथिल तो किया गया। पहले जो अधिकार केंद्र सरकार के पास थे उसमें से कुछ अधिकारों की कटौती कर ली गई। दूसरा, 2020 के संशोधन द्वारा किसानों को मूल्य नियंत्रण आदेशों में आंशिक राहत हुई। बिल्कुल आंशिक राहत हुई, क्योंकि पहले अगर स्टॉक सीमा केंद्र सरकार अपने मन से या फिर जिस भी आधार पर कर सकती थी, लेकिन उसके लिए इतने पैरामीटर जो थे वो बहुत सख्त नहीं थे। तब की स्थिति में वो खुद से कर सकती थी, तो ऐसा तो ये भी सही हो गया। तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम अब केवल उर्वरक और दवा उद्योग पर ही लागू होता है, ऐसा नहीं है। अनाज पर भी लागू होता है, आलू पर भी लागू होता है, जैसा हमने पढ़ा। इसके अलावा कपास आदि पर, जो कि मैंने पढ़ाया था, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, सैनिटाइजर है, N90 मास्क है। तो ये कथन गलत हो गया। तो 1 और 2 सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न आ गया। अब इसमें तो नीचे दिखेगा नहीं, आपको ऑप्शन दिखा देता हूं एक बार, अगर देखना चाहे तो देख लीजिए। यही ऑप्शन है। अब आप पहले मिला लीजिए, कहीं पे कागज में लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आइएगा इसमें। पहला है सुनवाई का अधिकार, दूसरा आदेश की वैधता, सरकारी नियंत्रण, अधिकरण को अपील। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? तो सबसे पहला बात, अधिकरण को अपील धारा 6C में दिया गया है। हाँ, जब कलेक्टर चीजों को जब्त कर लेते हैं, और अगर 6C मतलब 6 ग, ठीक, ऐसा ध्यान रखिएगा, 6 ग। तो कलेक्टर जब किसी वस्तु को या फिर किसी वाहन को, जिस भी प्रकार से आवश्यक वस्तु में संलिप्तता पाई गई थी, उसको जब्त कर लेते हैं, तो फिर अधिकरण को अपील की जा सकती है, न्यायिक अधिकरण हो सकता है वो। तो डी का तो 4 होगा, ये बात तो फिक्स हो गया। तो लिख देता हूं डी का 4। अगला देखते हैं, सी का क्या होगा? तो सी का भैया 3 ही हो जाएगा। क्यों? धारा 3 सरकारी नियंत्रण, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं इसके अंतर्गत। बी का देखें तो बी का क्या होगा? आदेश की वैधता, अगर गजट में अधिसूचित है तभी आदेश की वैधता है, तो 2 ही हो जाएगा, एक इसका यही हो जाएगा। बी, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार कैसे? जब कोई भी वस्तु जब्त कर ली गई तो फिर कलेक्टर जो है, जो भी जब्त वस्तु है उस वस्तु को, या फिर जो गाड़ी वगैरह जो जब्त हुआ है उसको, उसकी स्थिति में कलेक्टर क्या करते हैं, अगर गाड़ी किसी दूसरे की है, वाहन किसी दूसरे की है, तो जो वाहन मालिक है उसको सुनवाई का अवसर देते हैं कि भाई मैं इसमें संलिप्त नहीं था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, और ऐसा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे इसमें तो नीचे तक दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धारा 6E के अनुसार जब्त की गई संपत्ति पर केवल सरकार का नियंत्रण होता है, न्यायालय का नहीं। हमने धारा 6 अंगा पढ़ा है। धारा 6 अंगा क्या कहता है?
धारा 6 अंक कहता है कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन। धारा 6 अंक क्या कहता है कि कुछ मामलों में अधिकारिता का वर्जन। कौन से किसकी अधिकारिता का? तो न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। और उसी में बताया गया है कि जो वस्तु जब्त की जाएगी, जब्त करने की जो प्रक्रिया होगी उसमें भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जब्त की गई वस्तु किसकी होगी? केंद्र सरकार की ही होगी। तो ये तो बात सही हो गई। दूसरा कथन देखें, पहला कथन सही हो गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध केवल संज्ञेय होते हैं, गैर संज्ञेय नहीं होते। हमने पढ़ा है ये अपराध कैसे होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होते। तो ये भी कथन सही है। अगर यहां पर पूछे कि संज्ञेय अपराध के साथ साथ ये क्या होते हैं, तो इसको आप बोलेंगे गैर जमानतीय अपराध। गैर जमानतीय अपराध मतलब ऐसे अपराध के लिए आपको न्यायालय से ही जमानत मिलेगा, पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिलेगी। तो दो कथन हमारा सही हो गया। अब तीसरे कथन पर जाते हैं। ये क्या कहता है? अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अभियोजन मतलब केस चलाने के लिए, केस दर्ज करने के लिए। तो यहां पर हमने देखा है कि राज्य सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यह अनुमति की आवश्यकता है केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी प्राधिकारी जो जिसको भी केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। वैसी स्थिति में तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा कथन है ये तो गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। ए मतलब कथन, आर मतलब कारण। आवश्यक वस्तु अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना राज्य सरकारें लागू नहीं कर सकती, कथन दिया है। दूसरा कहता है यह अधिनियम समवर्ती सूची में आता है और अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्र को प्राथमिकता प्राप्त है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो बात करें, आवश्यक वस्तु में जो वस्तुएं हैं वो तो समवर्ती सूची का विषय हो सकती है। ठीक, वो समवर्ती सूची का विषय हो सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में मैंने बताया था कि केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां होंगी वो अधिक होंगी, यानी केंद्र सरकार की शक्ति मान्य होगी। तो कारण तो बिल्कुल सही। अब कथन की बात करें, आवश्यक वस्तु अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना राज्य सरकारें लागू नहीं कर सकती। तो इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी की तो कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति की मंजूरी जैसे ही प्राप्त हुई तो वो शक्तियां किसके पास आ गई? केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार धारा 5 के अंतर्गत अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है किसको? केंद्र सरकार के अधिकारियों को, या तो राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को। इससे पहले ही हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब कथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण सही है, बिल्कुल सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और 254 भी हमने पढ़ लिया है। वो क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना धारा 254 अंतरराष्ट्रीय संधि वगैरह वाला, आपको याद हो। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि नवीन एग्रो लिमिटेड ने, नवीन एग्रो लिमिटेड नाम सुनते ही कुछ चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए, उसके बारे में भी अभी मैं अंडरलाइन करा दूं। खाद की आपूर्ति के लिए फर्जी पंजीकरण कराया, फेक पंजीकरण कराया, और सरकार को धोखे में रखकर सब्सिडी भी प्राप्त कर ली। मामले का खुलासा होने पर जांच शुरू हुई। इस मामले में कौन सी धारा कंपनी पर लागू होती है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो कौन सी धारा लागू होगी और कौन सी धारा लागू नहीं होगी, उसके विषय में आप थोड़ा सा विचार करिए। सबसे पहला, अगर आप एक चीज देखें, नवीन एग्रो लिमिटेड जो लिखा है, लिमिटेड मतलब वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक, सबसे पहली बात तो एक कंपनी है, और कंपनी ने जो कुछ अपराध किया है, ये जो फर्जी पंजीकरण कराया वो तो अपराध ही है। तो कंपनी के अपराध के विषय में कंपनी द्वारा किया गया अपराध किस प्रकार से ट्रीट किए जाएंगे, इसके विषय में कौन सी धारा में वर्णन किया गया है? धारा 10 में। और इसी में हमने देखा है कि धारा 10 में दोषी कौन माना जाएगा, उसी में बताया गया है कि भाई निर्देशक होगा, सचिव होगा, संचालक होगा, सब दोषी माने जाएंगे, हालांकि वो बाद में बरी हो जाए। तो धारा 10 का उल्लंघन तो हुआ है, कंपनियों द्वारा किया गया अपराध।
दूसरा धारा 7 भी होगा, क्योंकि सजा की बात किसमें करता है, धारा 7, शास्ति यानी सजा की बात की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस तरीके से केस स्टडी वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। यहां पर ऑप्शन थोड़े आसान है, बता दिया इसलिए, नहीं तो आपके लिए कठिन ही ऑप्शन है। पता नहीं आपने क्या लिखा है उत्तर। कहता है किसी आदेश के उल्लंघन न होने के बावजूद झूठी जानकारी देने पर दंड किस धारा में है। चलिए बताइए। कौन सी धारा होगी, 8, 9, 10 और 6 अपना लिख लीजिए। देखिए धारा जो 9 है, धारा 9 कहता है मिथ्या कथन के बारे में। मिथ्या कथन यानी कोई जानकारी क्या की गई, सही तरीके से पेश नहीं की गई या कोई जानकारी छुपाई गई। इसी में हमने पढ़ा था कि मिथ्या कथन का मतलब क्या है, कि आपसे कोई जानकारी मांगी जाती है, उस जानकारी को आप गलत तरीके से दे देते हैं। आपसे कोई लेखा अभिलेख, कोई घोषणा मांगी जाती है, वो भी आप गलत तरीके से देते हैं। लेखा अभिलेख मतलब जो आपके यहां कागज पत्र है, तब की स्थिति में आपको सजा दिया जा सकता है। धारा 9 के अनुसार सजा क्या होगी, तो 5 वर्ष तक का कारावास है और साथ ही साथ जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है। जुर्माना कितना लगेगा यह न्यायालय पर निर्भर है, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं बताया गया है कि जुर्माना कितना हो सकेगा, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि कोई उत्पादक धारा 3(2)च के अंतर्गत आदेश पालन करता है तो उसे वस्तु के विक्रय हेतु कौन सा मूल्य दिया जाएगा। अब सबसे पहली तो बात, तो धारा 2(च) क्या है ये आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो याद करने की कोशिश करिए। धारा 3 की उपधारा 2 का च कितनी बार इसका वर्णन हुआ है। इसमें 2 बातें कही गई। क्या कहा गया है, 2 बातें आपको याद होगा। चलिए अब पहले तो आप बना लीजिए, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर सॉरी, धारा 3 का उपधारा 2 का च, ठीक, बन जाए तो ठीक है, न बने तो भी देखते हैं क्या आप बना पा रहे। चलिए धारा 2(च) में कहता है, 2 बातें कही गई। पहला, यदि कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, कुछ भी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेशन चलाता है, संक्रिया चलाता है, कुछ भी जैसा भी करता है, चाहे उत्पादन करने वाला हो, स्टॉक रखने वाला हो, या फिर बिक्री करने वाला हो, थोक में बेचता हो, खुदरा में बेचता हो, वो जितना भी उत्पादन किया है, उत्पादन कर चुका है मतलब उसके पास वो है, चाहे वो स्टॉक रखने वाला है तो भी है, या फिर उत्पादन करने वाला है तो उत्पादित करके अपने फैक्ट्री में रखा है तो भी। दूसरा, उत्पादन अभी नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उत्पादन होगा। दोनों ही स्थिति में, चाहे उत्पादन हो चुका है उसका संपूर्ण भाग, यहां पे 2 भाग में लिख देता हूं, संपूर्ण भाग या उसका कोई अंश, मतलब उसका कोई पार्ट, जैसे 100 प्रोडक्ट उत्पादित हुआ तो उसका 50%, 50 प्रोडक्ट। सरकार चाहे तो कह सकती है कि अभी जो तुमने उत्पादन कर लिया है वो भी, या भविष्य में जो उत्पादन करोगे वो भी, दोनों ही चीजें अभी कर रहे हो वो ठीक है, भविष्य में करोगे वो भी, उसका संपूर्ण भाग या अंशतः भाग जितना भी सरकार चाहे वो कह सकती है कि तुम हमें बेचोगे, केंद्र सरकार कह सकती। अब केंद्र सरकार तो खुद नहीं लेगी, तो केंद्र सरकार किसी निगम, किसी अधिकारी, किसी प्राधिकारी के माध्यम से उसको खरीदवाएगी। ठीक, अब ये जो वस्तु उत्पादित हो चुका था या भविष्य में उत्पादित होगा, इसको अगर केंद्र सरकार आदेश करती है कि ये वस्तु हमारे किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निगम द्वारा खरीद लिया जाएगा,
तो जो वस्तु खरीदा जाएगा, जो वस्तु का विक्रय किया गया कंपनी के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, वो किस प्रकार से मूल्य निर्धारित करता है, उसका मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। अब प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब भी दे पाए तो ठीक है, और नहीं दे पाए तो मैं इसमें 3 चीजें बताता हूं। सबसे पहली बात, इसमें मूल्य क्या था। सबसे पहला मूल्य कैसे निर्धारित होगा। कोई नियंत्रित कीमत है तो उस नियंत्रित कीमत पर मूल्य दे दिया जाएगा। तो पहली बात तो आएगा नियंत्रित कीमत। यदि कोई नियंत्रित कीमत नहीं है तब की स्थिति में क्या होगा, तो तब की स्थिति में उस तारीख से अभिभावी बाजार दर पर जो कीमत होगा उसी कीमत पर उस वस्तु को खरीद लिया जाएगा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको हमने डिटेल में क्लास में पढ़ा है तो और डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यह क्या कहता है। अभिग्रहण किए गए पशु यान, अभिग्रहण मतलब जब्त, कौन जब्त करता है, फाइनली जब्त करता है कलेक्टर, ठीक, कलेक्टर। तो अभिग्रहण किए गए पशु या यान, पशु या यान की बात करें मतलब किसी प्रकार का वाहन, जिस वाहन में आवश्यक वस्तु को लाया ले जाया जाता था, को जुर्माना देकर छुड़ाने का प्रावधान किस धारा में है। धारा 7, धारा 6 क 1, धारा 6 ग या धारा 10 क। तो धारा 6 ग तो भैया अपील से संबंधित है तो उसमें कोई मामला ही नहीं। अब देखते हैं इसका सही उत्तर वैसे होगा धारा 6 क 1। हमने ये देखा था कि सबसे पहली बात धारा 6 क 1 की अगर बात करूं तो धारा 6 1 क क्या कहता है। धारा 6 1 क कहता है कि भाई कोई वस्तु, धारा 6 क 1 कहता है कि अगर कोई वस्तु आवश्यक वस्तु है जो कि किसी गाड़ी में पकड़ा गया है, किसी वाहन में पकड़ा गया है, तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन कलेक्टर एक ऑप्शन, एक विकल्प दे सकते हैं इस वाहन मालिक को। क्या कह सकते हैं कि अगर तुम चाहो तो अपनी गाड़ी को जुर्माना लगा करके छुड़ा सकते हो, ठीक, जुर्माना देकर छुड़ाने का ऑप्शन दे सकते हैं। जुर्माना कितना लगेगा, तो जितना भी उस गाड़ी में आवश्यक वस्तु था, वाहन में जितना भी आवश्यक वस्तु था, उस आवश्यक वस्तु का जो भी उस दिन का बाजार का मूल्य होगा, बाजार मूल्य, उस बाजार मूल्य के बराबर यदि वो जुर्माना दे देता है तो उसका गाड़ी क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा। यही बात लिखी गई है धारा 6 क में, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कहता है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कथन और कारण वाले प्रश्न है। ए मतलब कथन, आर मतलब कारण। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 3 महीने की सजा अनिवार्य रूप से दी जाती है। कारण है धारा 7 में यह प्रावधान है कि प्रथम दोष सिद्धि पर भी कम से कम 3 महीने की कारावास से कम दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, तो क्या सही है या गलत है। सबसे पहले देखें कि आप लोग उत्तर लिख लिए होंगे, एबीसी कथन कारण व्याख्या करता है कि नहीं। कहता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 3 महीने की सजा अनिवार्य रूप से दी जाती है, तो कथन बिल्कुल सही है, दिया ही जाता है 3 महीने का सजा। कारण कहता है कि धारा 7 में प्रावधान है कि प्रथम दोष सिद्धि पर भी कम से कम 3 महीने का कारावास से दंड कम नहीं दिया जा सकता। हमने देखा था इसमें कि अगर न्यायालय को यह लगता है, उसका युक्ति युक्त कारण है कि वह 3 महीने से कम की सजा दे तो वो दे सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। धारा 7 के 1 के अंतर्गत हमने देखा था कि 3 महीने का सजा तो हो ही सकता है, लेकिन उसके अंतर्गत धारा 2 मतलब धारा 7 की उपधारा 2 में हमने देखा था कि 3 महीने से कम भी सजा दी जा सकती है। इसका मतलब कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हुआ, ऑप्शन नंबर ए।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 3 महीने की सजा अनिवार्य रूप से दी जाती है। रुकिए थोड़ा सा देख लेता हूं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 3 महीने की सजा अनिवार्य रूप से दी जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है धारा 7 प्रावधान करती है कि प्रथम दोष सिद्धि पर भी कम से कम 3 महीने की कारावास से कम दंड नहीं दिया जाएगा। तो दिया जा सकता है भाई धारा 7 के अंतर्गत, क्यों न्यायालय के ऊपर है। एक मिनट, हाँ दूसरा गलत है, कारण जो है वो गलत है, कथन सही है। यहां पे ऑप्शन जो है वो गलत लिया गया है, इसको देख लेंगे आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि केंद्र सरकार संक्षेप विचारण की शक्ति का प्रयोग करती है तो कौन सा मजिस्ट्रेट इसका निर्णय करेगा? संक्षेप विचारण पढ़ा था हमने, कौन सी धारा था याद करके देखिए। संक्षेप विचारण, शॉर्ट टर्म में विचार करना किसी भी न्यायालय के विषय में, किसी भी उसके विषय में, कौन सी धारा थी? धारा 12 के अंतर्गत हमने पढ़ा था, और धारा 12 के क में पढ़ा था, धारा 12 क में संक्षेप विचारण के विषय में। और संक्षेप विचारण के विषय में कुछ बातें पढ़ी थी, उन बातों को ध्यान याद करने की कोशिश करिए। क्या पढ़ा था वो भी बता देता हूं थोड़ा सा। धारा 12 क, हाँ इसी में पढ़ा था ना संक्षेप विचारण में, क्या कि कौन देगा सजा? तो या तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, या फिर दूसरा कौन होगा? मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होगा, महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर न्यायाधीश जो होगा वो दो दे सकते हैं। अब इसमें से कौन होगा प्रथम? इसमें देखिए महानगर न्यायाधीश की बात नहीं की गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महानगर न्यायाधीश होता तो वो भी होता, लेकिन इसमें अगर बात करें प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये विशेष रूप से अधिकृत होना चाहिए। देखिए धारा 12 के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि जो भी इसके अंतर्गत अपराध होंगे उस अपराध के विषय में कौन सजा दे सकता है? तो दो तरीके के न्यायाधीश जो सजा दे सकते हैं, एक तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है, दूसरा हो सकता है महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक, अब इस दोनों में से कौन देगा सजा, इसके विषय में वो जो चूज करना है कौन सजा देगा, ये निर्णय दिया गया है किसको? राज्य सरकार को, कि राज्य सरकार बताएगी कि किसके पास ये अधिकार है। तो ऑप्शन, अगर ऑप्शन में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रश्न देखे हैं जो कि केस स्टडी पर आधारित है। कहता है आर्या स्टील प्लांट को सरकार द्वारा आदेश के माध्यम से निर्धारित किया गया कि वह अपनी आवश्यक वस्तु जो कि कोका कोला टाइप का कोक बनाता है, वह एक निश्चित प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दे। अब निश्चित वितरण में दे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, ये कहां पर लिखा गया है? तो भाई वो भी देखेंगे। कंपनी ने इसे व्यापारिक कारणों से नकार दिया और खुले बाजार में आपूर्ति कर दी। सबसे पहली बात तो इस पूरे केस में कंपनी ने क्या किया है? एक अपराध किया है। ठीक, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जो शक्ति थी उसके अंतर्गत उसने आदेश दिया और आदेश का उसने पालन नहीं किया, एक अपराध किया है। और अपराध के लिए अगर सजा की बात करें, शास्ति की बात करें, तो सजा किस में है? शास्ति किस में है? शास्ति की बात करता है, शास्ति कौन से में? तो धारा 7 में। तो धारा 7 तो इसमें आवश्यक रूप से होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखें, आर्या स्टील प्लांट को सरकार द्वारा एक आदेश के माध्यम से निर्धारित किया गया था कि वह अपनी आवश्यक वस्तु को एक निश्चित प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दे। कंपनी ने इसे व्यापारिक कारणों से, चूंकि ये कंपनी भी है तो ये कंपनी द्वारा किया गया अपराध के अंतर्गत भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। यानी धारा 7 और धारा 10 दोनों का उल्लंघन हो गया। अब धारा 2C ये क्या कहता है? धारा 2C, धारा 3(2)C जो है वो कहता है कि
जो भी वस्तु है जिसको बेचा जाएगा, उस वस्तु के लिए केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, नियंत्रित कीमत घोषित कर सकती है कि उससे ज्यादा रेट में कोई वस्तु नहीं बेची जाएगी। ठीक है, कौन सा था, हाँ, धारा 3 की उपधारा 2 के सी के अंतर्गत कहा है कि ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिसमें किसी आवश्यक वस्तु का क्रय विक्रय करना है। तो नियंत्रित कीमत सरकार ने एक निश्चित प्रतिशत जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भेजेगा एक नियंत्रित कीमत पर। तो इसका मतलब उसने उस नियंत्रित कीमत का भी अवहेलना किया है। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसमें शामिल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, किस धारा में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से संबंधित गाड़ी, जलयान या पशु जब्त किए जा सकते हैं? कौन सी धारा में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है? तो यह बात कही गई है धारा 6 क 1 में। ठीक, जब कलेक्टर जो आवश्यक वस्तु रहता है उसके विषय में कोई अधिकारी उसको जब्त कर लेता है और जब्त करने के बाद कलेक्टर को सूचित करता है यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र सूचित करने के विषय में सूचना देता है। तो सूचना देने के बाद कलेक्टर को अंतिम आदेश पारित करना पड़ता है। उस अंतिम आदेश पारित करने की प्रक्रिया में कलेक्टर जो निर्णय लेते हैं कि जो आवश्यक वस्तु पाई गई है किसी गाड़ी में, क्या उस गाड़ी को, उस वाहन को जब्त करना है या नहीं करना है, या फिर केवल वस्तु को ही जब्त करना है, ये सब कलेक्टर के निर्णय पर निर्धारित या आधारित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, धारा 6 क 1। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कोई आदेश न्यायालय में वैध माने जाने की, वैध मतलब वैलिड माने जाने की उपधारणा किस धारा में है? धारा 13, 11, 3, 5। तो हमने पढ़ा भी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। धारा 13 में हमने ये पढ़ा था कि आदेशों के बारे में उपधारणा। धारा 13 क्या था? आदेशों के बारे में उपधारणा। और इसमें हमने पढ़ा था एजम्पशन, पढ़ा था में उपधारणा। और इसमें क्या बात पढ़ी थी कि यदि कोई आदेश जारी हुआ है, आदेश किसके विषय में जारी होगा? आवश्यक वस्तु के विषय में। और उस आदेश में जो बातें लिखी गई हैं, साथ में आदेश कौन जारी करेगा? कोई अधिकारी जारी करेगा, किसी कार्य अधिकारी के कार्यालय से जारी होगा। साथ में उस आदेश में जो बातें लिखी गई है, साथ में उसका क्या होता है? अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। तब अगर वो अधिकारी जाकर के कोर्ट में कहता है कि नहीं, यह आदेश मैंने जारी नहीं किया, तो वह अधिकारी का जारी किया हुआ ही आदेश माना जाएगा। कोर्ट यह मानेगी कि जब उस आदेश को निकाला गया, उसमें हस्ताक्षर भी है, तो वह अपने आप में एक साक्ष्य है, एक प्रमाण है। यही पढ़ा था धारा 13 में। आदेशों के बारे में उपधारणा यानी एजम्पशन, प्री एजम्पशन जो है वो कोर्ट कर लेगी कि यह जो अगर साइन है अधिकारी का आदेश में, इसका मतलब वह एक अपने आप में क्या माना जाएगा? सबूत माना जाएगा, साक्ष्य माना जाएगा। तो धारा 13 हो जाएगा इसका उत्तर। मैं जान रहा हूं आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल करने में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा होगा, या फिर बार बार वही चीजें घूम फिर के आ जा रही, खासकर धारा 3 वाली बात। धारा 3 में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आप एक दोबारा तिबारा आपको धारा 3 को पढ़ना पड़ेगा। अगर कहीं पे गड़बड़ आती है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। संक्षिप्त विचारण का अधिकार किस धारा में प्रदान किया गया? तो अभी पढ़ा था धारा 12 क के अंतर्गत, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका सुनवाई करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है
किसी वस्तु का अधिग्रहण धारा 6 क के अंतर्गत अवैध रूप से हुआ है। धारा 6 क के अंतर्गत अवैध रूप से हुआ है का मतलब कैसे पता चला कि अवैध रूप से हुआ है? तो सबसे पहली बात तो धारा 6 क के एक यहां पर बात की गई है कि वस्तु का अधिग्रहण कौन करेगा, अंतिम आदेश पारित कौन करेगा, कलेक्टर करेंगे। ठीक, यहीं पर बात की गई है। और इसी में बताया गया है कि पहली बात तो वस्तु जब्त होगी, दूसरी बात वस्तु जिसमें रखा गया था वो जब्त होगा, और तीसरा जो गाड़ी उपयोग हुआ है वो भी जब्त होगा। लेकिन धारा 6 ग के अंतर्गत बताया गया है कि ऐसी वस्तु जब जब्त कर ली जाती है तब जिसकी वस्तु जब्त की गई है, जो व्यवसायी की वस्तु जब्त की गई है, उसके पास क्या अधिकार है? तो अपील का अधिकार है। अपील कहां कर सकता है? न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण जो भी केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसमें कर सकता है। तो ये जब अपील करने जाता है और अपील करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसको सजा मुक्त मतलब दोष मुक्त समझा जाता है, यानी कहा जाता है कि उसका कोई दोष नहीं है। इसका मतलब जब दोष नहीं है, इसका मतलब कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया था वो गलत था, गलत तरीके से उसके वस्तु को जब्त किया गया है, यही कहना चाहता है। अवैध रूप से जब्त होना मतलब गलत तरीके से जब्त किया गया है, और ये गलत तरीके से जब्त किया गया है कब माना जाएगा? जब वो अपील करेगा और अपील का निर्णय आएगा तब। तो प्रतिदाय गणना किस आधार पर होगी? प्रतिदाय मतलब उसका जो वस्तु का जो मूल्य था उसको फिर उसको वापस लौटाना पड़ेगा, कलेक्टर वापस लौटाएंगे। तो किस आधार पर होगी? तो इसके विषय में हमने पढ़ा है धारा 3 की उपधारा 3, धारा 3 का ख और धारा 3 का ग, इसी के अनुसार ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। चलिए, कहता है राज्य सरकार किसी भी आवश्यक वस्तु के भंडारण पर स्टॉक सीमा लागू नहीं कर सकती। क्या यह कथन गलत है या सही है? देखते हैं। 2020 के संशोधन के बाद केवल केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार किसी भी आवश्यक वस्तु के भंडारण पर स्टॉक सीमा लागू नहीं कर सकती। भाई कर सकती है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती है, लेकिन कब करेगी? तो केंद्र के निर्देश पर करेगी। केंद्र ने जो उसको निर्देश या शक्तियां दी होंगी उसके आधार पर वो कर सकती है। यानी पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कहता है? 2020 के संशोधन के बाद केवल केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। तो हाँ, केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त हुआ है 2020 के बाद, 2020 के संशोधन के पास, लेकिन इस अधिकार को ट्रांसफर भी तो कर सकती है धारा 5 के अनुसार। तो इसी वजह से ऑप्शन पहला कथन तो गलत हो गया, लेकिन कारण सही है। इसका मतलब क्या होगा? ए सही है, ए गलत है, लेकिन आर क्या है? सही है। जो भी ऑप्शन होगा मान लेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 4 मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 25। धारा 3 क के तहत जब खाद्य पदार्थों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी होती है तब विक्रेता को मूल्य किस आधार पर दिया जाएगा यदि कोई नियंत्रित कीमत या करार मौजूद नहीं है? धारा 3 क के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत हमने 3-4 उपधाराएं पढ़ी थी, याद होगा आपको। तो धारा 3 के अंतर्गत हमने 3-4 उपधाराएं पढ़ी थी। तो इसमें पहली उपधारा, दूसरी उपधारा और तीसरी उपधारा। इस तीसरी उपधारा के बारे में बताया था कि इसमें जो भी बात होगी वो केवल मूल्य पर होगी, चाहे वो सरकार ने जब्त कर लिया चाहे जैसे भी हो। तो उपधारा 3 में केवल मूल्य पर बात की गई थी। तो उपधारा 3 के क में बताया गया है क्या? जब खाद्य पदार्थों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए, यानी जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए विक्रेता को मूल्य किस आधार पर दिया जाएगा? जब उसका सामान जब्त कर लिया गया, खाद्य पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई, इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्ट क्या करेगा? बांटेगा। यही तो पढ़ा था हमने धारा 3 क के अनुसार। क्या पढ़ा था? रुकिए मैं एक बार आपको बता भी देता हूं, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा।
हाँ यही पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने क्या करा, एक अधिसूचना जारी किया कि भाई जो भी खाद्य पदार्थ है उनकी कीमत को नियंत्रित करना है। तो कीमत को नियंत्रित करने के लिए वो क्या कर सकती है कि बोले कि भाई इसको डायरेक्ट बंटवा दो। ठीक, अब जब डायरेक्ट बंटवाने की बात आती है मार्केट में नियंत्रित कीमत पर, तो वो बेच तो देता है, ठीक, तो उसका मूल्य जो है सरकार किस हिसाब से देगा? तो अधिसूचना के दिन अंतरराष्ट्रीय कीमत के आधार पर दी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी चीज हमने नहीं पढ़ा। पिछले 5 वर्षों का औसत थोक कीमत, ये भी हमने नहीं पढ़ा। सी कहता है अधिसूचना के पूर्ववर्ती 3 माह का औसत बाजार दर, तो हाँ ये बिल्कुल दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा इसका सही उत्तर। ठीक, चलिए तो ये 25 प्रश्न हो गए हमारे, लेकिन मेरा मन इस 25 प्रश्नों में नहीं भर रहा है। और कई लोगों का एक चीज वो डाउट रहेगा ना कि क्यों देख देख के क्यों पढ़ा रहा है, ये सामने में अधिनियम रखा हुआ है और वहीं से देख देख के नहीं। कुछ चीजें क्या होती हैं, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता तो एमसीक्यू क्लास है, फटाफट बता देता और फटाफट निकल जाता। ठीक, जैसे आपको ये चीज, जैसे धारा 3(3) का, अब धारा 3(3) का आपको मालूम नहीं तो आप कैसे उसको कोरिलेट कर पाएंगे? आप भी तो भूल गए होंगे। संक्षेप विचारण की शक्ति जैसे आया, चाहे कोई भी चीज आया, जैसे वैध माने जाने के विषय में बात आया तो धारा 13 बता दिया, सही उत्तर हो गया धारा 13। तो धारा 13 में क्या बातें कही गई हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा मैं देख भी लेता हूं कभी कभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती। ठीक है, तो ऐसा कोई मामला न रखिएगा, मेरे को एग्जामिन करने की कोशिश मत करिएगा, खुद को एग्जामिन करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।